राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहू की कहानी कि ससुराल ऐसा भी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रंजीत अच्छी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। सैलरी भी उसकी बहुत अच्छी थी। कानपुर शहर में अपना घर भी था। परिवार में सबसे छोटा भी था। रंजीत अपने बड़े भाई का जो रंजीत का बड़ा भाई था, आगरा में उनका खुद का बिजनेस था, इसलिए वह अपना मकान वहीं बनवाकर अपने बीवी बच्चों के साथ आगरा में रहते थे। रंजीत की दो बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। इन सभी लोगों के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। रंजीत अपने भाई बहनों में उम्र में भी काफ़ी छोटा था, जिसके कारण उसकी और उसके भाई बहनों के बच्चों की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। रंजीत का रिश्ता उसके फूफाजी ने अपने दोस्त की बेटी नेहा से करवाया था। नेहा अपने पापा की लाडली थी। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी, लेकिन उसकी जिद ऐसे पूरी की जाती थी जैसे वह घर में सबसे छोटी हो। नेहा सरकारी स्कूल में टीचर थी। शादी के 15 दिन पहले ही उसकी सरकारी नौकरी लगी थी और अभी ट्रेनिंग भी उसकी चल रही थी, जिसके कारण उसे अपनी शादी में सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिल सकी थी। हालांकि अपनी नौकरी लगने की प्रक्रिया के दौरान जब उसने अपनी ससुराल वालों से नियुक्ति वाले जिले की सलाह मांगी तो सभी ने उसे अपने मायके वाले जिले का ही विकल्प भरने की सलाह दी थी, क्योंकि कानपुर उन जिलों में से नहीं था जो विकल्प उसने नौकरी के आवेदन करते समय भरे थे। इसका कारण यह था कि नौकरी के आवेदन के समय शादी की बात शुरू ही नहीं हुई थी। रंजीत और नेहा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि शादी के बाद उन्हें दूर दूर रहना पड़ेगा। इन सभी विषयों पर पहले ही बात हो चुकी थी। शादी करके नेहा अपनी ससुराल पहुंची, जहां कुछ रस्में हुई। घर में उस समय सभी रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन इन सभी लोगों में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी वह थी नेहा की ननंद, और जो उसकी बड़ी ननंद थी। घर से लेकर बाहर तक सभी उसके जो काम पूछकर उसी से करते थे। जो भी घर में होना था उसी बड़ी ननंद से पूछकर हो रहा था। यहाँ तक कि सास की जिम्मेदारी और अधिकार भी उन्हीं के पास थे। बाद में पता चला कि उसकी बड़ी ननंद तो अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहीं रहती है, अपने मायके में। उनके दोनों बेटे कानपुर से ही बीटेक कर रहे थे। बड़ी ननंद ही इस घर को संभालती है। शादी से पहले ना तो रंजीत ने और ना ही उसके माँ बाप ने यह बात उसकी बड़ी ननंद और उसके घर वालों को बताई कि उसकी बड़ी ननंद जो उसी घर में रहती है। उसकी बड़ी ननंद ने उसी शाम नेहा से कुछ मीठा बनाने को कहा और उसी दिन उससे रसोई के दूसरे काम भी करवाए जाने लगे, जबकि नेहा ने तो सुन रखा था नई बहू की शादी के कुछ दिनों तक तो मेहमानों की तरह खातिरदारी होती है, पर उसकी ससुराल में तो सब उल्टा था। शादी के बाद 4 दिन में ही बर्तन धोते धोते उसकी चूड़ियों की चमक गायब हो गई थी। साड़ियों के साथ मैचिंग चूड़ियां पहनना तो बस अब सपना बनकर रह गया था। शादी के 3 दिन बाद ही उसके ससुर जी ने उसका और रंजीत का बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया था, जिसमें उसकी मुंह दिखाई में मिले पैसे जमा करवा दिए गए थे और ससुराल में ही एक LIC की थी जिसमें 25,000 सालाना की पॉलिसी भी ले ली गई थी। रंजीत की तो घर में एक नहीं चलती थी। यहाँ तक कि रंजीत और नेहा को जो गिफ्ट मिले थे वो भी उनके पिताजी ने उससे ले लिए थे और अपनी तरफ से गिफ्ट बताते हुए नेहा को दिया था, और रंजीत ने घर के सभी बच्चों को मोबाइल गिफ्ट करवाए थे। रंजीत अपने माँ बाप और बहन के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। नेहा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन नए घर और नए लोगों के बीच वह किससे क्या कहती। इतना ही नहीं था, जो शादी में जो साड़ियाँ उसके मायके से उसकी सास के लिए आई थी, उनके लिए भी उसे ताने मिलने लगे थे कि साड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उन साड़ियों को पग फेरे की रस्म के समय मिठाई के डिब्बों के साथ लपेटकर उसकी ननंद ने उसके मायके भेज दिया और अगली बार अच्छी साड़ियाँ लाने को कहा था।
इन 4 दिनों में ससुराल में उसे कोई अच्छी याद नहीं मिली और यह तो बस एक शुरुआत थी। नेहा अपनी माँ के घर आ गई और रंजीत भी वापस नौकरी पर चला गया। नेहा ने जब अपनी माँ को अपनी बड़ी ननंद के वहाँ रहने की बात बताई तो उसकी माँ बोली, चलो अच्छा है, अभी तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, कुछ सालों तक तुम्हारा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, ऐसे में कम से कम कोई तो है जो तुम्हारे बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल कर सके। जब तुम्हारी छुट्टियां हो तब तुम वहाँ चली जाया करना। और हाँ, अब तो तुम और रंजीत दोनों कमाओगे तो समय समय पर अपनी ननंद को अच्छे अच्छे उपहार खरीद कर देती रहना। नेहा रोज अपने सास ससुर और ननंद को फोन करती और उनका हालचाल पूछती। जब सब उससे बहुत ही प्यार से बातें करते और कहते, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हें किसी भी चीज या पैसों की जरूरत हो तो हमसे मांगना। नेहा संकोची स्वभाव की थी और नए नए रिश्ते थे, इसलिए वह कुछ नहीं मांगती थी। वह सोचती थी कि जरूरत पड़ने पर वे लोग खुद ही उसकी जरूरतें पूरी करेंगे। नेहा का बड़ा भांजा तो उससे एक दोस्त की तरह व्यवहार करता था और अपनी सारी बातें अपनी नई मामी नेहा से शेयर करता था। सबकी मीठी मीठी बातें और व्यवहार से नेहा शादी में अपने साथ हुए व्यवहार को भूल गई। उसने सोचा आगे सब वहाँ पर यही होता होगा। रंजीत 1 महीने बाद 1 हफ्ते की छुट्टी आया और नेहा को उसके मायके लेने आ गया। अभी उसे आए हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसकी दीदी का फोन आया और बोली, तुम वहीं बैठे रहना, यहाँ तो कोई काम है ही नहीं, जल्दी से वहाँ से आ जाओ और जल्दी निकलो। नेहा दूसरी बार अपनी ससुराल आई 1 हफ्ते के लिए, लेकिन यह 1 हफ्ता काफी था उसे उसके ससुराल की सच्चाई जानने के लिए। इस 1 हफ्ते में जो कुछ नेहा को पता चला वो नेहा और उसके घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार जब नेहा ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर वहां पर नहीं थे, वे गांव वाले घर पर थे। बाद में पता चला कि वे तो अक्सर गांव में रहते हैं और पूरे साल में मुश्किल से 1 महीने यहाँ रुकने आते हैं। यहाँ तो सिर्फ ननंद की फैमिली रहती है। इतना ही नहीं, नेहा के ससुर को मिलने वाली पेंशन और रंजीत की सैलरी पर भी उसकी ननंद का हक था। नेहा को शादी के 2-3 महीने तक तो उसकी सास के द्वारा बताए जरूरत के पैसे दिए गए, फिर वो भी बंद हो गए। रंजीत तो नेहा को 1 पैसा भी नहीं देता था और न ही कभी उसने उसकी जरूरतों के बारे में पूछा। नेहा की नई नई नौकरी लगी थी और उसे अभी सैलरी भी नहीं मिली थी। वह पूरी तरह से अपने मायके पर निर्भर हो गई थी। रंजीत घर पहुंचते ही अपना पर्स अपनी दीदी के हवाले कर देता, यहाँ तक कि उसने अपना एक एटीएम अपने भांजे को दे रखा था जिससे कि वह अपने शौक पूरे करता था। नेहा की आंखों के सामने यह सब होता रहता, लेकिन वह किससे क्या कहती। ससुराल में तो उसकी जरूरतों की किसी को परवाह ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पति को ही नहीं। जब पति को ही परवाह नहीं है तो दूसरे लोगों से तो क्या उम्मीद करना। अब यही सिलसिला शुरू हो चुका था। नेहा जब भी ससुराल आती वहाँ उसके सास ससुर नहीं होते। उसे लगने लगता जैसे वह अपनी ससुराल में नहीं बल्कि अपनी ननंद के घर आई हुई है। उसके सास ससुर को तो जैसे कानपुर के घर से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, एक चीज जो उसकी सास गांव में रहकर नहीं भूलती थी वह यह थी कि जब भी कोई त्योहार आने वाला होता तो वह पहले नेहा को फोन पर सामान और साड़ियां गिना देती थी और कानपुर में ननंद के पास भेजने को कहती थी। जबकि नेहा के लिए कोई रस्म होने को होती तो वह यह कहकर टाल देती कि हम अभी गांव में हैं, जब कानपुर आएंगे तब यह रस्म करेंगे, और ऐसा कभी होता ही नहीं था। दिन गुजरते गए और चीजें बिगड़ती गईं, यहाँ तक कि नेहा और रंजीत की शादी के बाद पहली दिवाली भी साथ में नहीं मन सकी। इसके बाद नेहा और रंजीत अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने कानपुर गए। उस दिन घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा, कुछ दोस्तों और मेहमानों को बुलाया गया। शाम को केक कटा और नेहा की सास ने उसे गिफ्ट में एक गोल्ड की रिंग दी। नेहा बहुत खुश थी। रात हुई और सब अपने अपने घर चले गए। नेहा भी अपने कमरे में पहुंची। वह आज बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि रंजीत उसे क्या उपहार देगा।
लेकिन हमेशा की तरह नेहा की यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जब उसे पता चला वह रिंग तो रंजीत उसे गिफ्ट करने के लिए लाया था, लेकिन उसकी सास ने वो रिंग रंजीत से यह कहकर ले ली कि या तो हमें 5-6 हजार रुपए दो, नेहा के लिए कुछ लेना है, या फिर यह अंगूठी हमें दे दो। तो रंजीत ने वह अंगूठी ही अपनी माँ को दे दी थी। जब रंजीत ने यह बात नेहा को बताई तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद नेहा ने अपनी ससुराल न जाने का फैसला कर लिया। उसका कहना था कि जब वह अपनी नौकरी के कारण अपने मायके में रहती है और ससुराल और पति की ओर से उसे ना तो कोई खर्चा मिलता है ना ही कोई और मदद, तो वह ससुराल जाकर क्या करे। 1 महीने बाद रंजीत का ट्रांसफर ग्वालियर हो गया, जिससे नेहा और रंजीत के शहरों के बीच की दूरी कम हो गई और नेहा 1-2 दिन की भी छुट्टी होने पर अपने पति के पास पहुंच जाती थी, जिससे उसे अपने ससुराल वाले और अपने पति के बीच होने वाली बातें पता लगने लगीं, जो उसे नहीं बताई जाती थी। नेहा जब भी रंजीत को फोन करते देखती तो उसे उसके भांजे के मैसेज मिल जाते, जिसमें या तो पैसों की मांग होती थी या फिर महंगी चीजों की। इन सब चीजों को लेकर नेहा और रंजीत के बीच झगड़े भी बढ़ गए। नेहा को देने के लिए रंजीत के पास कुछ नहीं था, लेकिन अपने भांजों की मांग पर 5-5, 6-6 महीने में उन्हें नए एंड्रॉयड फोन दिला दिए जाते थे। झगड़ों से भी कुछ नहीं बदला। कुछ महीनों बाद नेहा गर्भवती हुई और जब उसने यह खुशखबरी अपने पति को फोन पर दी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छोटी दीदी को यह बात बताई। रंजीत ने नेहा से कहा कि यह खुशखबरी वह स्वयं अपने सास ससुर को देगी तो वे बहुत खुश होंगे, लेकिन तब तक उसकी छोटी ननंद यह बात उनको बता चुकी थी। तभी नेहा के ससुर का फोन उसके पास आया। उन्होंने नेहा से कहा कि अब वे लोग ही उसके अभिभावक हैं, इसलिए जो भी समस्या हो वह उन्हें बताए कि वह क्यों कानपुर नहीं आना चाहती है। हम तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारा जो समाधान करेंगे कि यह क्या समस्या है उसका हल भी ढूंढेंगे। यह सुनकर नेहा ने सोचा क्यों न सारी बात अपने सास ससुर के सामने रखी जाए। वैसे भी रंजीत नेहा को बोल चुका है, अगर कोई इस बारे में बात करे तो वह अपनी बात रखे। इसलिए नेहा ने अपने सास ससुर को सारी बात बताने का फैसला किया। उसने अपनी सास से कहा कि उसे अपनी बड़ी ननंद के यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिस्टम वहाँ चल रहा है वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने आगे कहा यदि उसके ससुराल में उसकी ननंद और उसके बच्चे और पति की सारी जरूरतें रंजीत और उसके पापा पूरी करते हैं तो वह भी उनके घर की बहू है, उसकी जरूरतों का भी ख्याल उन्हें रखना चाहिए। नेहा ने कहा कि उसे अपने ससुर के पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, वह जिसे चाहे उसे दे, लेकिन रंजीत उसका पति है। जब तक रंजीत मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे वह अपनी ससुराल कानपुर नहीं आएगी। यह सब सुनकर उसकी सास आग बबूला हो उठी और बोली कि उनकी बेटी उनका घर संभालती है, इसलिए यहाँ ऐसा ही चलेगा। तुम्हें यहाँ आना है तो आओ और ना आना है तो वरना मत आओ। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह के लोग हैं। उसे लगा कि उसकी सास दादी बनने वाली है, यह खबर सुनकर खुश होंगी और शायद उनका व्यवहार भी बदलेगा, लेकिन उसकी सास ने उस बारे में ना तो कोई बात की और ना ही ऊपर से नई शर्त और रख दी। नेहा भी गुस्से में भर उठी और उसने इस शर्त के साथ कानपुर जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बीते और अब नेहा की ट्रेनिंग पूरी हो गई। आखिरकार उसे सैलरी मिलना शुरू हो गई थी। अब नेहा ने अपनी ससुराल जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, वे लोग यह जरूर कहते थे जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम या शादी विवाह हो तो नेहा रंजीत के साथ वहाँ जरूर उपस्थित हो, ताकि सबको लगे कि इनके घर में सब ठीक है। बाकी उन्हें तो रंजीत के पैसों से मतलब था और जो हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि अगर रंजीत की बड़ी दीदी जो कि कानपुर में रहती थी उसकी ससुराल में भी कोई बीमार होता तो उसका इलाज कराना भी रंजीत की जिम्मेदारी थी। और अगर उनका कहाँ
नहीं होता तो रंजीत के माता पिता का इमोशनल डायलॉग ही एक ही था कि अब हमारी उम्र ही कितनी बची है। हालात ऐसे थे कि हर महीने 50-60 हजार महीने कमाने वाले रंजीत के खुद के पास अकाउंट में नौकरी के कुल 5-6 साल बाद भी 50,000 रुपये नहीं थे। अब रंजीत भी हफ्ते में एक बार नेहा से मिलने आ ही जाता था, लेकिन अब भी उसे अपने भविष्य की ओर और आने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए झगड़े लगातार बढ़ते गए। रंजीत हमेशा नेहा को वादा करता कि अब वह अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, मगर कुछ भी नहीं बदल रहा था। लेकिन हाँ, अगर एक चीज जो रंजीत और उसके घर वालों की तरफ से लगातार जारी हो रही थी, वह थी उनकी मीठी मीठी बातें कि अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। खास तौर पर उसकी सास का यह डायलॉग कि हम तो रात को सो भी नहीं पाते, तुम्हारी चिंता में हमारी नींद खुल जाती है। तुम बहु गर्भवती हो, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा फल लेना, जूस पीना, क्योंकि अब नेहा को सैलरी जो मिलने लगी थी उससे भी वही उम्मीद की जा रही थी जैसे रंजीत से करते थे। लेकिन नेहा का मन होता कि रंजीत इस हालत में उसका ख्याल रखे, पैसे ना सही कम से कम कभी तो उसके लिए फल लाए और कहे कि अब तुम्हें ये खाना है। ऐसे तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में कभी नहीं हुआ। नेहा के मन में कुछ सवाल हमेशा उठते कि क्या वर्किंग वूमेन होना गुनाह है? क्या उसकी कोई अच्छी इच्छाएं या शौक नहीं होते? क्या उनका मन नहीं होता कि उसका पति उसके लिए कुछ करे? आखिरकार वह कमा कर देगी किसको? वह अपने और रंजीत के भविष्य के लिए ही तो कमा रही है और उससे दूर रह रही है। कभी कभी तो उसका मन नौकरी छोड़ देने का होता, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आत्मनिर्भर होने के बावजूद तो उसे सम्मान नहीं मिल रहा था। सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। अब नेहा को अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे की भी चिंता सताने लगी थी। वह अक्सर अब गुमसुम रहने लगी थी। नेहा की यह हालत देखकर उसकी माँ भी दुखी हो जाती थी, क्योंकि नेहा के साथ की सभी लड़कियां अपने ससुराल में खुश थीं। दिन बीत रहे थे और एक दिन फिर नेहा की सास का फोन आया और उन्होंने फिर से मीठी मीठी बातें की कि बहू, हमें नींद नहीं आती, रात को तुम्हारी इतनी चिंता है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार नेहा ने ये बातें चुपचाप नहीं सुनी, क्योंकि वह इन बातों को सुनकर पक चुकी थी। यह सब सुनकर उसने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मेरे साथ आप लोगों का जिस तरह का व्यवहार है, उसके बाद क्या उसे उनकी बातें सच लगेंगी? इस पर उसकी सास चुप हो गई। नेहा ने फिर अपनी बात दोहराई और अपनी बात का जवाब मांगा। इस पर नेहा की सास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नेहा ने अपनी सास से कहा कि वह इस तरह की झूठी बातें उससे दोबारा ना करे। कुछ दिनों बाद नेहा की सास उससे मिलने उसके मायके आई और बोली कि वह उनके साथ कानपुर चले। नेहा अपने मायके में उनसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। उसने यह कहकर टाल दिया कि अभी बहुत समय है, अभी से वह छुट्टी नहीं ले सकती। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आया। रंजीत छुट्टी लेकर अपने घर आया था। नेहा अपने मायके में थी। रंजीत ने नेहा को फोन पर बताया कि दिवाली पर उसको बोनस मिला है और इस बार जब वह उससे मिलने आएगा तो उसके लिए गिफ्ट लाएगा। नेहा यह सुनकर बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के लगभग 2 साल पूरे होने को थे और यह पहला मौका होगा जब रंजीत उसे अपने हाथों से कोई गिफ्ट देगा। फिर जब दिवाली के बाद रंजीत नेहा से मिलने आया तो गिफ्ट तो दूर, उसने उस बारे में कोई बात भी नहीं की। जब नेहा ने मजाक में उससे पूछा कि आप तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाने वाले थे, कहाँ है मेरा गिफ्ट? इस पर रंजीत ने धीमे स्वर में कहा, वो पैसे तो घर खर्च में खर्च हो गए, बस फिर क्या था। इस बार नेहा का गुस्सा रंजीत पर फूट पड़ा। उसने रंजीत के सामने अपने तीखे सवाल रखे। उसने रंजीत से कहा, क्या शादी करने से पहले उसे यह बात नहीं पता थी कि पत्नी को पत्नी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसकी ज़रूरतें पूछनी पड़ती हैं और उन्हें पूरा करना होता है? अगर वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था तो उसने शादी क्यों की? नेहा के आगे कहा कि उसकी सारी सहेलियां गाड़ियों में चलती हैं, उनके पति के पास तो एक बाइक तक नहीं है। इस पर रंजीत ने एक खुलासा किया
कि उसने पिछली साल एक बाइक ली थी अपने जीजाजी के नाम पर, जो उसके जीजाजी के पास कानपुर में है। बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर रंजीत ने नेहा से 6 महीने का वक्त मांगा और कहा कि वह अपने घर वालों से बात करेगा इस बारे में। इस बार नेहा की मां ने भी रंजीत को समझाया कि बेटा, नेहा गर्भवती है, कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसे में उसे अपने पास कुछ पैसे तो बचा कर रखने चाहिए, पता नहीं कब कितने पैसों की जरूरत हो। वैसे तो नेहा उनके पास रहती है, जरूरत पड़ने पर उनका इंतजार नहीं करेंगे, फिर भी अगर पति यह जिम्मेदारी उठाए तो पत्नी को अच्छा लगता है। इस पर रंजीत ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और अगले दिन वह वापस अपनी ससुराल से ग्वालियर चला गया। इसके 1 महीने बाद नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन रविवार था, रंजीत भी वहीं मौजूद था। बेटी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह एक हफ्ते नेहा के पास रुका। इस बार रंजीत ने नेहा और अपनी बेटी का जो बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब उनकी बेटी 1 महीने की हो गई तो रंजीत ने नेहा को कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने घर कानपुर में रहे, इसलिए तुम कम से कम 1 महीने के लिए ही अपनी ससुराल कानपुर में रहो। नेहा ने रंजीत की शर्त के साथ मानी कि वह कानपुर जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस दौरान उसकी सास को भी उसके साथ कानपुर में रुकना पड़ेगा, जो उस समय अपने बड़े बेटे के पास आगरा में थी। रंजीत ने कहा कि ठीक है, वह अपनी माँ से बात करेगा। अगले दिन रंजीत ने अपनी माँ को बताया कि वह नेहा को लेकर कानपुर जा रहा है और वह चाहता है कि आप भी उसके साथ कानपुर में रहें, लेकिन उसकी माँ ने आने से मना कर दिया और कहा कि कानपुर में तुम्हारी दीदी है। और इस पर रंजीत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब जब आप कानपुर आओगी तो नेहा भी तभी आएगी। आखिरकार उन्होंने ना चाहते हुए भी अब उसकी सास को कानपुर आना पड़ा। रंजीत नेहा को अपने घर छोड़कर चला गया। अब नेहा अपने ससुराल में थी, लेकिन यहाँ कोई भी काम अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकती थी। यहाँ सब क्या करना है, इसका फैसला उसकी ननंद करती थी। नेहा की बेटी रात रात में कई बार जागती थी, जिसे नेहा रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। इसलिए जब वह दोपहर को काम से फ्री होती और आराम करने की सोचती तो उसकी ननंद उसकी बेटी को फिर से मालिश करनी है, उसके कपड़े बदलो आकर, या हमारे पास बैठो कहकर बुला लेती। नेहा को ननंद ना तो खुद टीवी देखती थी और ना ही उसे देखने देती थी। नेहा को बार बार एहसास होता कि यह उसका अपना घर है, लेकिन वह एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। किसी तरह वह 1 महीना उसने गुजार दिया। नेहा ने रंजीत को फोन करके कहा कि अब वह और यहाँ नहीं रुक सकती, उसे घर भिजवा दो। फिर नेहा अपनी आगे की छुट्टियां बिताने रंजीत के पास चली गई। इधर रंजीत ने उसे जो 6 महीने का समय मांगा था वह भी पूरा हो गया, लेकिन अभी भी हालात जस के तस थे, वो कुछ भी नहीं बदला था। अब नेहा ने ठान लिया था कि वह यहाँ पर जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अच्छी बहू तो अब वह बन नहीं सकती, तो बुरी बनकर ही अपना हक लेगी, क्योंकि अब वह अकेले नहीं है, उसकी एक बच्ची भी है। अब नेहा रंजीत के साथ ही रह रही थी। उसे कहीं ना कहीं रंजीत से उसके घर वालों के द्वारा की जाने वाली डिमांड का पता उसे चल ही जाता था। इधर रंजीत ने जो 6 महीने का समय मांगा था, कि जो समय ठीक करने के लिए मांगा था कि सब ठीक हो जाएगा, वह भी पूरा हो गया था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और निकलता भी कैसे, रंजीत अपने घर वालों से कुछ कह ही नहीं पाता था। अब नेहा ने रंजीत से कहा कि अब वह अपने तरीके से अपना हक उनसे लेकर रहेगी और इसका मौका उसे जल्दी ही मिलने वाला था। अगले ही महीने रंजीत की चचेरी बहन की शादी थी, तो उसके घर वाले चाहते थे कि नेहा भी इस शादी में शामिल हो, ताकि सभी रिश्तेदारों को लगे इनके परिवार में सब ठीक है। लेकिन नेहा ने इस शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ दिखावे की बहू बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रंजीत से कहा, जब उसे घर में होने वाली चीजों की भनक तक नहीं लगने दी जाती, तो क्या तब वह उनकी बहू नहीं होती? लेकिन अब तो
एक एक करके नेहा के ससुराल वालों का फोन उसे समझाने के लिए आने लगा। उसके ससुर जी का फोन आया तो वे अपनी उम्र का हवाला देकर उससे कहने लगे कि वह उनकी बात मान ले, बहू शादी में चले आ। लेकिन नेहा ने उनसे कहा कि पिताजी, आज अपनी बात मनवाने के लिए आप अपनी उम्र की बात कर रहे हो और अभी तक आप और घर के बाकी लोग उनके साथ जो कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं, तब आपकी उम्र कहाँ चली जाती है। आज आप अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं। क्या आपने मुझे कभी बहू की इज्जत या सम्मान दिया? उसने शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया। अब तो रंजीत के घर वाले उस पर नेहा को शादी में लाने का दबाव बनाने लगे। रंजीत ने नेहा से इस बारे में कई बार बात की तो नेहा ने जवाब दिया कि क्या आपने आज तक मेरी कोई बात मानी है? नहीं ना। फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए? क्या आज तक आपने मेरे लिए कोई भी ऐसा काम किया है जिसको ध्यान में रखकर मैं आपकी बात मानूं? बात मनवाने के लिए यह काफी नहीं है। आप पति हैं और मैं पत्नी, क्योंकि मैं इस तरह की पत्नी नहीं हूं जिसके पति को ना तो अपनी पत्नी के मान सम्मान की चिंता है और ना ही अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी की। फिर भी वह अपने पति को पति परमेश्वर माने और उसकी हर बात माने। ऐसा तो नहीं हो सकता। रंजीत बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं थी, लेकिन मैं अपनी धुन में ही रहता था। मैं जो भी कमाता था उसमें से अपने खर्च के लिए पैसे रख लेता था, बाकी घर पर दे देता था। अगर ना दूं तो घर वाले बार बार फोन करके मांग लेते हैं। इस पर नेहा ने कहा कि आपके पापा को तो पेंशन मिलती है, फिर भी मुझे आपका उनके पास पैसे पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अपनी शादीशुदा बहन का पूरा खर्चा उठाना, अपनी पूरी तनख्वाह उनके हवाले कर देना, वो भी जबकि उनका खुद का पति कमाता है, जिनका बड़ा बेटा बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुका है और जल्दी छोटे बेटे की भी बीटेक पूरी होने वाली है। इस पर मुझे आपत्ति है। मैं यह सब होते हुए नहीं देखूंगी और जब तक आप और आपके घर वाले यह सब करेंगे तब तक ना तो मैं अपनी ससुराल जाऊंगी और न ही वहां के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस बात पर रंजीत कहने लगा कि उसकी दीदी के उसके ऊपर बहुत एहसान है, वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है। अच्छा तो ऐसा है, नेहा ने कहा, क्या आपके माँ बाप आपकी बहन के माँ बाप नहीं है? वैसे भी आपके माँ बाप तो अक्सर गांव में ही रहते हैं, फिर आपकी दीदी कानपुर में रहते हुए उनकी सेवा कैसे कर लेती है? आपने तो उनकी और उनके परिवार की सारी जरूरतें और शौक पूरे किए हैं, फिर अभी तक कर रहे हो। फिर आखिरकार कब तक यह एहसान आपके ऊपर चढ़ा रहेगा? अब आप इस कर्ज से मुक्त होकर अपने बीवी बच्चों को देखोगे? नेहा ने खींचते हुए पूछा। तो नेहा ने रंजीत से साफ साफ कहा, अगर वह इस महीने से अपने लिए कुछ पैसे बचाना शुरू नहीं करेगा तो वह उसके साथ नहीं रहेगी जब उसे अपनी गृहस्थी अलग और अकेले ही चलानी पड़े। फिर रंजीत को जो उसकी जिंदगी में रहने का क्या मतलब है जब वह उनकी जिम्मेदारी ही नहीं उठाता। रंजीत नेहा की बात मानने को तैयार हो गया था और उससे अपनी चचेरी बहन की शादी में चलने के लिए कहने लगा, लेकिन नेहा ने कहा कि वह अभी उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि हो सकता है उसके शादी में जाने के बाद वह अपनी बात से पलट जाए। अब नेहा रंजीत के पास से लौट आई थी। इस बार रंजीत समझ चुका था अब नेहा नहीं मानने वाली है। फिर उसने नेहा से किए हुए वादे के अनुसार बचत करना शुरू कर दिया। वह अपने घर वालों तक उतने ही पैसे नहीं पहुंचा पा रहा था जितना अभी तक उनको मिल रहा था। बस फिर क्या था, एक एक करके सबका गुस्सा बाहर आने लगा। सबसे पहले उसके भांजों ने नेहा को फोन पर मैसेज करना शुरू किया कि वह एक घर को तोड़ने वाली औरत है और वह उसको उसकी औकात बताकर रहेगा। नेहा ने यह मैसेज रंजीत को दिखाए और कहा कि अभी तक तो कुछ समय से ही पैसे नहीं पहुंचे हैं, अभी से लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब रंजीत की बेटी का मुंडन संस्कार होना था तो उसमें उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाया। तो इस बार उसके बड़े भांजे ने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें नेहा भी शामिल थी उस पर मैसेज करना शुरू किया कि कोई भी मुंडन संस्कार में ना जाए क्योंकि ये फालतू के काम है, सब लोग अपने अपने काम करें। जब नेहा बेटी का मुंडन संस्कार कराने अपने ससुराल
वाले गांव पहुंची तो वहां सभी रिश्तेदार भी आए थे। सभी मुंडन में बुआ को दिए जाने वाले नेक की चर्चा कर रहे थे। नेहा ने अपनी दोनों ननदों को साड़ी और पैसे नेक में दिए। इस पर सभी कहने लगे, अरे यह नेक तो बहुत कम है बेटी, कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। इस पर नेहा ने मजाक में जवाब देते हुए कहा कि पता नहीं माँ बाप कमाता है या नहीं, क्योंकि उसे तो आज तक अपने पति की चवन्नी तक नहीं मिली है। कुछ देर बाद नेहा की जेठानी ने नेहा से अकेले में पूछा, क्या सचमुच ऐसा है? इस पर नेहा ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। उधर नेहा की सास और ननंद का ध्यान नेहा पर ही था कि वह किसको क्या बता रही है। थोड़ी देर बाद दोनों नेहा से आकर कहने लगी कि रंजीत तुमको भी कुछ नहीं देता और घर पर भी नहीं देता, आखिर यह अपना पैसा कहाँ ले जाता है? नेहा बोली, ठीक है, एक काम करते हैं, आज आप भी आमने सामने हो और मैं भी आज रंजीत को बुलाकर पूछ ही लेते हैं। फिर जैसे ही रंजीत अंदर आया, नेहा ने उसे रुकने को कहा और अपनी सास और ननंद को भी सामने बुला लिया। अब रंजीत से सच बोलने को कहा। रंजीत ने सबके सामने कहा कि वह अपनी पूरी सैलरी माँ बाप और दीदी के ऊपर खर्च करता है। इतना सुनते ही रंजीत की दीदी के तेवर बदल गए। वह खिसियाते हुए बोली, हाँ रंजीत देता है अपनी सैलरी हमें, क्योंकि मेरे बहुत एहसान है उस पर, मैं उसके माँ बाप का देखभाल करती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने नेहा को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। नेहा बोली कि मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, वह तो बस आपके सामने रंजीत से सच जानना चाहती थी। इन सब बातों के दौरान उसके ससुर जी वहां मौजूद नहीं थे। अब तक नेहा की सास, नंद और भांजे सब खुलकर उसके खिलाफ हो चुके थे। अब जो भी उम्मीद बची थी वह थी उसके ससुर जी, क्योंकि वे घर के मुखिया थे और उनसे नेहा को सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था। हमेशा की तरह नेहा इस बार भी मायके में ही थी। तभी उसके ससुर जी का फोन आया, लेकिन उसने उनका फोन नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था कि उसके ससुर जी उसको हैप्पी होली बोलना चाहते हैं। बार बार फोन आने पर नेहा ने उनका फोन उठाया तो उसके ससुर जी बहुत ही धीमे स्वर में कहने लगे, क्या बात हो गई है बहू, हमारा फोन नहीं उठा रही हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो तुमको हैप्पी होली बोलना चाहते थे। नेहा बोली, क्या आपके हैप्पी होली बोलने से मेरी होली जो हैप्पी हो जाएगी? क्या आज तक मैं कोई त्योहार ससुराल में मना पाई हूँ? आपको नहीं लगता कि उनके पड़ोसी उससे इस बारे में सवाल करते हैं? उसके ससुर जी बोले, क्या कोई बात है? अगर है तो हमें बताओ, वैसे भी हमारी उम्र कितनी बची है, अब हम तो सबको खुश देखना चाहते हैं। नेहा बोली कि ये चीजें आपके कहने पर ही हो रही हैं, आपको वही नहीं पता जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्या बात है, आपकी बहू किसी भी त्योहार पर अपने घर नहीं आती और ना ही आपकी तरफ से उसे बुलाया जाता है, तब आपको नहीं लगता कि कोई बात है? आपका बेटा आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। नेहा और उसके ससुर के बीच फोन पर लगभग 1.5 घंटे बात चली, लेकिन उसके ससुर जी ने इस दौरान कोई सच नहीं बोला, बल्कि लगातार यही कहते रहे, हमें नहीं पता था कि रंजीत तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हम रंजीत से पूछेंगे उसने अपना पैसा कहाँ उड़ाया है। नेहा उनके इरादे पहले ही जान चुकी थी, इसलिए उसने इस बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लिया और यह रिकॉर्डिंग उसने रंजीत के पास भेज दी। अब रंजीत ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे नेहा के फोन करके कहा कि यह पापा से वह बात करेगा, क्योंकि उनकी जानकारी में यह सब कुछ होता था। नेहा बोली, आप बात तो करेंगे, लेकिन मेरे सामने आप अभी कॉन्फ्रेंस कॉल लगाओ और बात करो। अब रंजीत ने उनको फोन लगाया तो उसके पापा उसके सामने भी झूठ बोलने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं कराया और उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। इस पर रंजीत बोला, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कई बार तो इस बारे में बैठक में चर्चा हुई है, आपसे पूछकर ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन रंजीत के पापा मानने को तैयार नहीं थे। फिर नेहा बोली कि पापा जी, आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने बेटे बहू के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जिस बेटे ने आप लोगों की वजह से कभी अपनी बीवी को उसका सम्मान नहीं दिया,
उसकी किसी जरूरत का ख्याल नहीं रखा। आप जैसा कहते रहे वैसा करता रहा। इस बात का सबूत उसके फोन में है। जो पैसा वो आप लोगों के पास ट्रांसफर करता था उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें मौजूद है। इस पर उसके ससुर जी गुस्से में आग बबूला हो उठे और बोले, कल की पैदा हुई लड़की मुझे झूठा साबित कर रही है। नेहा बोली कि उसने उनके बीच कल जो बातचीत हुई और आज जो हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग की बात सुनते उसके ससुर जी के बोल ही बदल गए। अब वह कहने लगे कि चलो मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आगे से घर में जो कुछ भी होगा मैं उसकी जानकारी रखूंगा। नेहा बोली कि जब आप अभी भी अपनी गलती मान नहीं रहे हो तो माफी किस बात की मांग रहे हो। नेहा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि अब उसकी ससुराल में कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि जिस घर में के जो मुखिया ही घर बर्बाद करने पर तुले हों तो उन्हें कौन समझा सकता है। लेकिन नेहा ने सोचा कि ठीक ही तो है, कुछ होगा नहीं तो क्यों न सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। उसने वह रिकॉर्डिंग रंजीत के भाई और उसके चाचा के पास भेज दी, क्योंकि नेहा ने ससुराल वालों ने नेहा की छवि इतनी खराब कर दी थी। अगर वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने वहां जाती भी थी तो कोई उससे ढंग से बात तक नहीं करता था। बात बात पर सब उसे तंज कसते रहते थे। उसकी ससुराल में तो कुछ नहीं बदला। हाँ, एक चीज जो काफी हद तक बदली थी वो थी रंजीत की सोच। अब उसे सब साफ साफ दिख रहा था। जिस बहन और भांजों के लिए वह हमेशा तैयार खड़ा रहता था, वही लोग रंजीत की पहली संतान के जन्मदिन पर उसको फोन तक नहीं करते। इतना सब होने के बाद भी रंजीत कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता और न ही गलत सोचता था। उसका अभी भी मानना था कि एक ना एक दिन प्यार से वह सबको सही समझा देगा और सब सही हो जाएगा, जो कि अब संभव नहीं है। नेहा अब अपने सास ससुर व बड़ी ननद से बात तक नहीं करती थी। हालांकि रंजीत अभी भी चाहता है कि नेहा सबसे बात करे और प्यार से पेश आए, लेकिन नेहा का कहना था कि वह रंजीत उसे कोई भी ऐसा कारण ना दे जिसे सोचकर नेहा उन लोगों से बात करे जो रंजीत उसे नहीं दे पाता। लेकिन वह एक बात समझ चुका है कि वह पहले ही अपनी गलतियों की वजह से बहुत कुछ बर्बाद कर चुका था। इसलिए अब उसने और नेहा ने जो हुआ उसे पीछे छोड़कर एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अब अपनी ससुराल वालों को जो नेहा ने सबक सिखा दिया, उसने उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। इसलिए वे दोनों रंजीत और नेहा से बिल्कुल कटे कटे रहते थे, क्योंकि बहन को भी जो अब मदद मिलनी बंद हो गई थी। बहन भी अपना जो सिक्का उसने अपने भाई पर जमा रखा था, भाभी से वह भी अब खुनस रखने लगी कि उसकी वजह से उसके भाई की कमाई आनी बंद हो गई थी। नेहा ससुराल में सबके नीचे जो सब उसे सोचते थे कि बहू ने आकर घर बिगाड़ दिया, सब उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन नेहा ने अपने पति को समझदारी से आईना दिखाया और उसके पति को समझ भी आ गया कि उसे भी अपने भविष्य और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह ऐसे ही अपनी बर्बादी करता रहा तो उसके बच्चे का भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन उसके माँ बाप बेटे की कोई दलील नहीं सुनना चाहते थे। वे हमेशा बेटे बहू पर जो गलत इल्जाम लगाते और बेटे को कहते कि वह तो जोरू का गुलाम हो गया है, माँ बाप की उसे बुढ़ापे में कदर नहीं है। माँ बाप हमेशा जो उसको उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते और उसके कहते कि पति की जो कि रंजीत अपनी पत्नी की नकेल कसो, वह बहुत हाथों से निकल रही है। लेकिन रंजीत अब सब समझ चुका था कि उसकी पत्नी कितनी होनहार है और उन्होंने अब कभी भी ससुराल में नहीं जाने का फैसला कर लिया और दोनों सुखी से जो अपनी पति पत्नी अपनी बच्ची की परवरिश करने लगी। अब वो दोनों बहुत खुश थे और नेहा भी बहुत खुश थी कि उसने जो अपने पति को सही रास्ते पर ले आई। परिवार में एक दूसरे को जरूर सहयोग देना चाहिए, लेकिन एक सीमित होता है कि किसकी कितनी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम परिवार की मदद करने के लिए अपने घर को ही बर्बाद कर लो। रिश्ते बनाओ, अच्छे से निभाओ, लेकिन यह तो नहीं है कि रिश्ते बनाने के चक्कर में एक को जो बिल्कुल बर्बाद कर दो। माँ बाप को अपनी औलाद के बीच में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। उन्हें तो सोचना चाहिए कि सब संतान बराबर है। जब पक्षपात करते हैं तो बच्चों की नज़र में भी माँ बाप
जो दोषी हो जाते हैं उनका आदर सम्मान घट जाता है कि वो एक संतान को जो मदद कर रहे हैं और एक संतान का सब कुछ हड़प रहे हैं, यह माँ बाप को शोभा नहीं देता है। इसलिए माँ बाप को तो यह सोचना चाहिए कि सबके साथ प्यार से रहें, जैसा भी मिले उसमें खुश रहें, ताकि बच्चे और पोते पोतियां उनका मान सम्मान करें। बड़ा बेटा भी अब अपने माँ बाप से मुंह मोड़ने लगा था, क्योंकि वो उसके साथ भी जाने अनजाने में जब भी मौका मिलता तो उससे भी वो पैसा हड़प लेते थे। यह उनके माँ बाप की बहुत गलत सोच थी। वह सिर्फ अपने बेटी और दामाद के लिए करना चाहते थे। बेटी उनके आगे बहुत बेचारी बनकर रहती थी और वे सारे बेटों की कमाई अपनी बेटी के घर में भरने में लगे हुए थे। दोस्तों, अधिकतर घरों में हमने ऐसा देखा है, ऐसा होता भी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।